हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रब सिर्फ लकीरें देता है। रंग हमें स्वयं भरना पड़ता है, रंग हमें स्वयं भरना पड़ता है। दोस्तों, हाथों की लकीरों पर विश्वास न कर अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। और जिस छात्र को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है वो निश्चित रूप से एक दिन अपने मुकाम को हासिल करता है। इसलिए आप सभी अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिसमें कुछ होता है लोग उसी की आलोचना करते हैं। जिसमें कुछ होता है वो एक दिन मुकाम को हासिल करता है। आलोचना करने वाले ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे और एक दिन आप आगे ही निकल जाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि राजस्थान में सबसे कम घोड़े कौन से जिले में पाए जाते हैं, जिसका जवाब होगा बांसवाड़ा में। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया गया चंदा सैनी इंद्रपुरा के द्वारा। उसके बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सीमा यादव गुहाला, विजय यादव गुहाला और नरेंद्र सिंह नागौर मुख्य छात्र रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हमें राजस्थान की पशु संपदा में हमारी भेड़ बच गई उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो दोस्तों, भेड़ों को क्या क्या कहा जाता है। भेड़ है उसको लल्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? लल्डी कहते हैं। और जो भेड़ का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? उरणिया कहते हैं, यानी उरणियो खेवापा के खेवा उरणियो। ध्यान देना, भेड़ को क्या क्या कहते हैं? लल्डी कहते हैं। और भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? उरणियो। क्या कहते हैं? उरणियो। देखो दोस्तों, 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी, कौन सी पशु गणना? 19वीं पशु गणना हुई थी। उस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल जो भेड़ें थी वो पता है कितनी थी? कुल भेड़ें वो थी लगभग 9.1 मिलियन। कितनी थी? 9.1 मिलियन, यानी 90.79 लाख। जो 2019 में 20वीं पशु गणना में घटकर कितनी रह गई आपको ये भी पता होना चाहिए, 7.9 मिलियन। कितनी रह गई? 7.9 मिलियन। इस बात से आप सभी जान पा रहे हैं कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में भेड़ों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है। भेड़ों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है। अब कितनी कमी आई है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये कमी आई है दोस्तों 12.95%। कितनी कमी आई है? 12.95%। और अगर 2007 की 18वीं पशु गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 18वीं पशु गणना की तुलना में 19वीं पशु गणना में 18.86% की कमी आई थी। इसका मतलब यह है कि भेड़ों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। राजस्थान में अगर 2012 की 19वीं पशु गणना की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के कुल पशुधन का, ध्यान देना, राजस्थान के
कुल पशुधन का लगभग 15.59% क्या है, भेड़े हैं। क्या है, भेड़े हैं। यानी राजस्थान में जितना भी पशुधन है, चाहे वो बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे ऊंट हो, चाहे गधे हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे सूअर हो, सभी पशुधन को मिलाकर जो 100% होता है, उसमें से 15.59% राजस्थान में क्या है, भेड़े हैं। और अगर भारत की कुल भेड़ों का, यानी देश की कुल भेड़ों का राजस्थान की भेड़ों में प्रतिशत निकाला जाए तो भारत की कुल भेड़ों का प्रतिशत कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है दोस्तों 13.95%। यानी संपूर्ण भारत में जो 100% भेड़ें पाई जाती है, उसका 13.95% भेड़ें हमारे राजस्थान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अगर हम भेड़ों के पालन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का संपूर्ण भारत में पहला स्थान है, तीसरा स्थान है। यानी भेड़ों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा है, तीसरा। तो अब सवाल ये भी उठता होगा कि पहला किसका है। अब जब पहला ही याद कर रहे हैं तो दूसरा और तीसरा भी याद कर लेते हैं। ध्यान देना, पहला आंध्र प्रदेश का है। किसका है, आंध्र प्रदेश का। और दूसरा है दोस्तों कर्नाटक का। किसका है, कर्नाटक का। तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी आपसे पूछे कि भेड़ उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा है। तो पहला किसका है, आंध्र प्रदेश का, और दूसरा किसका है, कर्नाटक का। भेड़ राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा पशुधन है। यानी इससे ज्यादा पालन अन्य 3 प्रकार के पशु का किया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक पालन बकरी का किया जाता है, और भेड़ों का कौन सा नंबर आता है, चौथा। तो ध्यान देना, भेड़ राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा पशुधन है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है और सबसे कम भेड़ कहां पाई जाती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर जिले में पाई जाती है, और सबसे कम यानी न्यूनतम भेड़ कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, बांसवाड़ा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। हो सकता है कि मैं हिंदी भाषा को अधिक काम में ले रहा हूं, जिसके कारण आपको क्लास बोरिंग लगे, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये बताया जा रहा है उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अब ध्यान देना आपको, क्योंकि मैं डीपली पढ़ा रहा हूं, जिसमें बड़ी एग्जाम से लेकर छोटी एग्जाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि राजस्थान का भेड़ पालन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा। पहला किसका है, आंध्र प्रदेश का। दूसरा किसका है, कर्नाटक का। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है, बाड़मेर में। और सबसे कम भेड़ कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा में। कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा में। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है। ऊन उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन व सबसे कम ऊन कहाँ उत्पादित की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भेड़ में प्रजनन फार्म की, केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई।
राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई? आपको ये पता होना चाहिए। ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1963 ईस्वी में। कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। दूसरा दोस्तों, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र एवं, ध्यान देना है, एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था दोस्तों अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में, जहां पर मालपुरी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। कौन सी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है? मालपुरी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है, जिसके ऊन का उपयोग गलीचा बनाने में किया जाता है। टोंक किस लिए प्रसिद्ध है? गलीचा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एक मैंने आपको यह भी बताया था कि टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। किसको? टोंक को। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? अविकानगर टोंक में स्थापित किया गया था। वहीं अगर कोई आपसे पूछ ले कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान उप केंद्र कहां स्थापित किया गया, या केंद्रीय ऊन अनुसंधान उप केंद्र कहां स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया था दोस्तों बिछुआल में। बिछुआल कहां? बी से बिछुआल और बी से ही बीकानेर। बी से बिछुआल और बी से ही बीकानेर। वहीं भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म है वह दोस्तों फतेहपुर सीकर और बाकलिया नागौर में स्थापित किया गया है। कहां कहां की स्थापित किया गया है? फतेहपुर सीकर में और बाकलिया नागौर में। क्या स्थापित किया गया है? भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। कहां? फतेहपुर सीकर में और बाकलिया नागौर में। वहीं दोस्तों ध्यान देना है कि आपको कोई ये प्रश्न पूछ ले कि ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? स्थान है तब जवाब होगा दोस्तों प्रथम। क्या होगा? प्रथम, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में है। कहां है? बीकानेर जिले में है। दूसरा प्रश्न कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है दोस्तों जोधपुर, और सबसे कम ऊन उत्पादित की जाती है झालावाड़ में। कहां होती है? झालावाड़ में। तो ध्यान देना है कि ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर जिले में और सबसे कम ऊन झालावाड़ जिले में उत्पादित होती है। अब देखो दोस्तों, कुछ भेड़ प्रजनन केंद्र से संबंधित विभाग है। कहीं पर विकास बोर्ड स्थापित किया गया है, कहीं पर विकास फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है, कहीं पर भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, तो कहीं पर विदेशी ऊन का सर्वाधिक आयात निर्यात होता है। ये सारे कहां कहां स्थापित किए गए हैं, इनकी चर्चा भी हम साथ में ही कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है कि केंद्रीय, ध्यान देना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहां की गई? ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहां की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जोधपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। यानी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां संचालित है? जोधपुर में। कब से? 1987 से।
कब से है? 1987 से। वही कोई आपसे दूसरा प्रश्न पूछ ले कि भेड़, ध्यान देना, भेड़ व ऊन विकास फेडरेशन लिमिटेड संस्थान कहां कार्य कर रही है? जयपुर। कब से? 1997 से। कब से? 1997 से। वही कोई आपसे ये पूछ ले कि केंद्रीय ऊन विश्लेषण परियोजना कहां चलाई जा रही है, तब आपका जवाब होना चाहिए बीकानेर में। ध्यान देना है, केंद्रीय ऊन विश्लेषण परियोजना कहां चल रही है? बीकानेर में चल रही है। क्यों? यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। कोई भी आपसे पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बीकानेर में है। कहां है? बीकानेर में है। एक प्रश्न कई बार पूछ लिया गया एग्जाम्स में कि जो विदेशी ऊन होती है, यानी विदेशी ऊन है, उसका, यानी विदेशी ऊन का राजस्थान में सर्वाधिक आयात व निर्यात किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? तब जवाब होगा छात्रों कोटा में। वह कोटा जहां पर एलन जैसे इंस्टीट्यूट स्थापित होने के कारण कोटा शिक्षा में सिरमौर बन चुका है। कोटा के लोगों को अपनी शिक्षा पर गुमान है। क्या है? गुमान है। इसलिए वहां कौन से सिक्के चले हैं? गुमान शाही सिक्के चले हैं। पता है ना आपको, जब मैंने स्वरूप शाही सिक्कों की बात की थी, जब मैंने तमाचा शाही सिक्कों की बात की थी, तो वहां पे कौन से सिक्के चलते हैं? कोटा में गुमान शाही सिक्के चलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि विदेशी ऊन का राजस्थान में सर्वाधिक आयात निर्यात कौन से जिले में होता है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? कोटा जिले में होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भेड़ों की प्रमुख नस्लों की। देखो, राजस्थान में भेड़ों की बहुत सी नस्लें पाई जाती है, जैसे नाली है, सोनाड़ी है, चोकला है, खेरी है, बागड़ी है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, पूगल है, मगरा है। बहुत सी नस्लें पाई जाती है, जिनमें से कुछ नस्लों की चर्चा हम आज करेंगे और कुछ नस्लों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भेड़ों की प्रमुख नस्लों की। प्रमुख नस्लें किसकी? भेड़ की। जिसमें सबसे पहली नस्ल है उसका नाम है दोस्तों नाली। ध्यान देना, ये हमारा क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान का जो ये क्षेत्र है दोस्तों, इसको नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इधर से घग्गर नदी बहती है, तो घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? घग्गरी नदी वाले क्षेत्र को नाली कहा जाता है। तो ये जो नाली नस्ल की भेड़ है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपको पता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। देखो दोस्तों, इस क्षेत्र में जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, ये जिले आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नाली नस्ल की भेड़ है वह गंगानगर, हनुमानगढ़ी, चूरू और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। कौन कौन से जिले में पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इस भेड़ के कान लंबे होते हैं। कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ध्यान देना है
कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और पत्ते नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पेड़ का जो पत्ता होता है, जैसे ऐसे लंबा सा पत्ता होता है, उसके जैसे इसके कान दिखाई देते हैं। और चेहरे का रंग, किसका रंग? चेहरे का रंग, ध्यान देना है, कैसा होता है? लाल और भूरा होता है, या हम कह सकते हैं बादामी कलर जैसा होता है। कैसा होता है? बादामी कलर जैसा होता है। ये जो भेड़ है वो लंबे रेशे वाली ऊन प्रदान करती है, यानी लंबे रेशे वाली, यानी इसकी जो ऊन होती है वो लंबे रेशे वाली होती है, लंबे रेशे वाली ऊन प्रदान करती है। कौन सी भेड़? नाली भेड़। और इस भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, वह प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया है? हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि नाली नस्ल की जो भेड़ है वो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में पाई जाती है, जिसके कान लंबे होते हैं और पत्ते नुमा होते हैं। इसका जो रंग है वह लाल, भूरा और बादामी रंग जैसा होता है। इसकी जो ऊन है वो लंबे रेशे वाली होती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वह कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। अब दोस्तों दूसरी भेड़ है, उसका नाम है सोनाड़ी। सोनाड़ी, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें दोस्तों इस क्षेत्र में पाई जाती है। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें दोस्तों इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो भेड़ है वो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जिलों में अधिक पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। ध्यान देना कौन कौन से जिलों में? डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जैसे जिलों में पाई जाती है। इस भेड़ की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इस भेड़ के जो कान है वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ये कहा जाता है कि जब ये भेड़ चरती है तो उस समय उसके कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं, और उसके कान जमीन को स्पर्श करने के कारण इसको चन्नोत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चन्नोत्थर भी कहा जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कौन सी भेड़ के कान लंबे होते हैं जो जब चरती है तो उसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं? सोनाड़ी भेड़ के। और कान जमीन को स्पर्श करने के कारण उसको क्या कहते हैं? चन्नोत्थर कहते हैं। जो कहां पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद इत्यादि जिलों में पाई जाती है। इससे जो हमें ऊन प्राप्त होती है उस ऊन का रेशा है वो छोटा होता है, यानी जो ऊन है ऊन का रेशा कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। जबकि नाली नस्ल की जो भेड़ है उसका ऊन का जो रेशा होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है। दोस्तों सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है उस भेड़ के ऊन का उपयोग भी क्या बनाने में किया जाता है? गलीचा बनाने में किया जाता है। यह नस्ल अन्य नस्लों की तुलना में वजन में भारी होती है। क्या होती है? वजन में भारी होती है। कौन सी भेड़ की नस्ल? सोनाड़ी भेड़ की नस्ल। इसके अलावा यह नस्ल द्विप्रयोजनीय भी है। क्या है? द्विप्रयोजनीय भी है। अब किसी भी पशु के साथ द्विप्रयोजनीय लगा हुआ रहे तो यह ध्यान रख लेना कि वह उसका उपयोग दो चीजों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है और मांस प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। अर्थात सोनाड़ी भेड़ को ऊन और मांस दोनों प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, इसका पालन पोषण किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना है, सोनाड़ी भेड़ के कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं।
जो जमीन को स्पर्श करते हैं, जिसके कारण इसको चनोत्तर कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसका रेशा छोटा होता है और यह अन्य नस्लों की तुलना में वजन में भारी होती है। यह द्विप्रयोजनीय अर्थात ऊन और मांस दोनों प्रदान करती है। तीसरी नस्ल है, उसका नाम है दोस्तों खेरी। क्या नाम है? खेरी। दोस्तों यह नस्ल की भेड़ है, वह मुख्य रूप से घुमक्कड़ रेवड़ में ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से गवाले होते हैं जो भेड़ों के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते और जाते रहते हैं, यानी लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। जिनके पास जो भेड़ें होती है उस भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? घुमक्कड़ रेवड़। क्या कहते हैं? घुमक्कड़ रेवड़। तो इस नस्ल की जो भेड़ है, कौन सी नस्ल की? खेरी नस्ल की जो भेड़ है वो घुमक्कड़ रेवड़ में अधिक पाई जाती है। और अगर जिलों की बात की जाए तो मुख्य रूप से जोधपुर, पाली और नागौर जिले में पाई जाती है। अब देखो दोस्तों, चौथी जो नस्ल है उसका नाम है बागड़ी। क्या है? बागड़ी। इसकी उत्पत्ति दोस्तों कहां हुई थी? आपको ये पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति हुई थी अलवर जिले में। उत्पत्ति कहां हुई थी? अलवर जिले में हुई थी। कौन सी भेड़ की? बागड़ी नस्ल की भेड़ की। इसकी एक विशेषता है कि इसका आधा मुंह तो काला होता है और आधा मुंह सफेद होता है। पता नहीं कठजार काड़ो करवा रही बाई जाने। तो ध्यान देना है कि बागड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उसका आधा मुंह है। कैसा? आधा मुंह है तो कैसा होता है? काला होता है। और आधा मुंह कैसा होता है? सफेद होता है। अब दोस्तों हमारी भेड़ों की नस्लों में चोकला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, पूगली, ये मुख्य नस्लें बच चुकी है, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें आज हमने 4 नस्लों के बारे में पढ़ा, नाली, सोनाड़ी, खेरी और वागड़ी। और भेड़ों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, उसके बारे में चर्चा की। दोस्तों आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ को मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान में भेड़ों की जितनी भी नस्लें पाई जाती है उनमें कौन सी नस्ल की भेड़ों को मेरिनो कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए और अपना नाम वीडियो में अनाउंस करवाइए। इसके साथ ही अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।